जूनियर्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट्स फॉर जेईई मेंस क्विकली रिवाइज कराऊंगा। इसका कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अभी आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते करते अगर आप ये वीडियो देख लो और आपका एक चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी रिवीजन हो जाए तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। उसके बाद सिर्फ आप क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से ही जेईई में अल्टीमेटली अच्छा स्कोर आएगा। तो आपने एक बार डिटर्मिनेंट्स अगर कभी पढ़ रखा है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में माइनर और कोफैक्टर जानना होता है। ये आप लोगों को याद ही होगा, फिर भी अगर जिन लोग किसी को याद नहीं है तो मैं बता दूं, जिस भी एलिमेंट का अगर माइनर हमको निकालना है, जिस किसी एलिमेंट का, वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो उसका माइनर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर, जब हम माइनर निकाल लिए तो माइनर मेरे पास है, तो माइनर से कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर या तो -1 टाइम्स माइनर होगा या 1 टाइम्स माइनर होगा, 1 टाइम्स होगा या -1 टाइम्स होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे i + j के सम से। इसका लोकेशन है, यहाँ पे i का भी वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है। यहाँ पे i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, यहाँ पे i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, यहाँ पे i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1। मैं आशा कर रहा हूँ ये सब आपको याद होगा। नहीं भी याद है फिर भी मैंने एक बार बता दिया, इससे आपको याद आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद आया तो कमेंट कीजिए या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, अब तुमने किसी रो का या कॉलम का कोफैक्टर निकाला, ठीक है। और कोफैक्टर को अगर तुम उसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा। अगर और किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? 0, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स है। ये भी तुम लोगों को याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। पहला है कि अगर तुम किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टी यही है। ये नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि एनी 2 रो और कॉलम को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि देख लो, यहाँ पे ये रो है, यहाँ पे ये रो है, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। देखो D1 में किया, D' में किया है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, बस -1 टाइम्स हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो उसका वैल्यू 0 आता है। इस चीज़ का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा यूज आता है। जब भी कोई डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू निकालना रहता है तो हम कोशिश करते हैं 2 रो को या कॉलम को 0 कर ले, ठीक है, तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। चलिए, चौथा प्रॉपर्टी है, क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज also multiplied by that number। हाँ, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, लेट से यहाँ a b ले लो, यहाँ c d ले लो, इसमें अगर तुम कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करो, मान लो f से हम मल्टीप्लाई किए तो इसका जो वैल्यू होगा वो इसके वैल्यू का f टाइम्स होगा। डिटर्मिनेंट्स, इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसमें f से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा। कहने का मतलब वही है। अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं छोटा वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ जल्दी से रिवाइज कराने के लिए, इसीलिए मैं शॉर्टली सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे हमको ग्रुप में मैसेज करो, मैं तुमको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा पर्सनली, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये ई वाला प्रॉपर्टी तो छूट ही गया। देखो, कोई दो तुमको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसके एक रो या कॉलम को छोड़ करके बाकी सारे रो या कॉलम सेम है। देखो जैसे कि इसका देखो R2 और R3, ये दोनों का सेम है और ये दोनों अलग अलग है और इसको तुमको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ऐड। तो तुम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो, या ऐसा दिया हुआ है इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो। समझ गए ना? अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करना, ठीक है। अब चलो अगला प्रॉपर्टी है
देखो अब क्या है, अब तुम अगर किसी रो को मान लो R1 को तुम R1 प्लस R2 कर लो तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, या R1 को तुम R1 प्लस 3R2 कर दो, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर दो, फिर भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझे, कहने का मतलब यही है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। देखो इस तरह से, इसका भी हम लोग बहुत यूज करते हैं डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक और ध्यान रखने वाला बात है, इसको देख लो, इसका वैसे PDF का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आगे है अगला प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट डेल्टा आर रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स एंड टू रोज और कॉलम बिकम आइडेंटिकल देन एक्स इजकल्स टू ए एंड देन एक्स इजकल्स टू माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल्टा। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है। अगर तुमको ये भी देख लो, ये भी कॉमन सेंस वाला ही बात है, थोड़ा तुम सोचोगे तो समझ जाओगे। अगर कोई भी दिक्कत है इसको पढ़ो, नहीं समझ में आता है कमेंट, सब समझा दूंगा, ठीक है। अगला देखो, ये क्या है एच, अगर तुमको कोई भी डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ऐसे ही मत कर देना। सबसे पहले उसको रो 1 का डिफ्रेंशिएशन करना, फिर सम फिर रो 2 का, फिर सम, फिर रो 3 का। देख लो इसी तरह से इसको भी याद रखो, ये भी जेई में पूछा जा सकता है। शायद मेरे ख्याल से अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, या पिछले साल एक आया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको तुम ध्यान रखो, ठीक है। जनरली लोग गलती करते, शायद पिछले साल एक क्वेश्चन आया था इससे। चलो अगला मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। इसको तुम लोग को याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ। देखो जैसे ये है ना, इसको पकड़ने का, ठीक है, और इसको भी पकड़ने का, ठीक है, और इसको उठा के इधर लाने का ऐसे, और दोनों को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का और सम करके लिख देने का। देखो ऐसे, समझा। फिर इसमें तुम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये पेन टैब मेरा नया है, जिसकी वजह से मैं इसका यूज टू नहीं हुआ हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा मैं अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लेना। फिर इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। एकदम सिंपल टेक्निक है ये, याद रखो। ऐसे ही तुम मैट्रिक्स में भी करना और डिटर्मिनेंट्स में भी करना। ज़्यादा ये रो बाई रो और कॉलम बाई कॉलम के चक्कर में रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फिर तुम भूल जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या है। सिमेट्रिक तुमको सुनने से ही पता चल रहा है क्या है, AIJ इजिकल्स टू AJI, वेरी सिंपल, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन तुम याद रखना, एग्जाम में यूज आएगा, ठीक है। आगे चलो, स्क्यू सिमेट्रिक्स AIJ इजिकल्स टू माइनस AJI, ठीक है। और देखो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का ये भी बात याद रखना कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, वो हमेशा 0 होगा, ये 0 होगा। ये क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उस समय तुमको सोचना नहीं है, सीधा 0 लगाना है, याद रखो इस चीज़ को। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, इसको याद रखना है जेईई मेंस के लिए। अगर तुम याद रख पाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, इसको ज़रूर याद कर लो, रिक्वेस्ट है ये। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी तुम लोगों को कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले उसके लिए तो सॉरी, और क्या दिक्कत हो रहा है ये हमको प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और मैं क्या इम्प्रूव करूँ वो भी बताओ, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर टू इक्वेशन, मतलब टू वेरिएबल वाला, ये तो काफ़ी सिंपल है, तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो देन यूनिक सोल्यूशन, तीनों इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, सामने वाला दोनों इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो क्या है, पैरेलल या कंसिस्टेंट लाइन होगा ना। इसमें नो सॉल्यूशन, जब पैरेलल लाइन हो गया तो सॉल्यूशन नहीं ना होगा। सॉल्यूशन कब होता है, जब
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 3 वेरिएबल वाला देख लो, ये देखो इसका एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेना। अब देखो इस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल। इसमें अगर तुमको एक भी कहीं पे भी जरा सा भी डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इसको ज़रूर तुम डन कर लेना, ये सबसे डिटर्मिनेंट में सबसे ज़्यादा चांस रहता है यहीं से क्वेश्चन आने का। ठीक है, इसको ज़रूर से तुम कवर करना। ठीक है, ये तुम्हारा 3 वेरिएबल वाला 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलो, अरे ज़्यादा आगे आ गए। देखो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा। देखो 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 फिर से देखो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो सबसे पहला रो है, फिर दूसरे इक्वेशन का, फिर तीसरे, ये डेल्टा का वैल्यू होगा। ठीक है, डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आएगा, जब तुम एक्स के कोफिशिएंट वाले सारे को, जो कांस्टेंट का वैल्यू है d1 d2 d3 दिया था ना, इधर देखो ये जो, अरे ज़्यादा देखो ये जो d1 d2 d3 दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ रिप्लेस कर दोगे तो ये x1 डेल्टा 1 आ जाएगा। फिर कॉलम 2 को तुम ऐसे रिप्लेस करोगे तो ये डेल्टा 2 आ जाएगा। फिर डेल्टा 3 के लिए कॉलम 3 को तुमको रिप्लेस कर, इसको याद रखो, इससे क्वेश्चन लगभग हर बार फिक्स रहता है। अब देखो x का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y का फार्मूला होता है डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z का डेल्टा 3 बाई डेल्टा। इस चीज़ के लिए एग्जाम में मत कंफ्यूज होना, मैं भी एक आध बार जब पढ़ रहा था तब टेस्ट में कंफ्यूज हो गया था इस चीज़ को लेकर के कि डेल्टा बाई डेल्टा 1 होता है कि डेल्टा 1 बाई डेल्टा होता है। तो इस चीज़ को याद रखो मेरे भाई, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखो कब कितना सॉल्यूशन होगा इसके लिए देख लेते हैं। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ये देख लिया। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा तुमको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक तो पिछले स्लाइड में था ही। एक केस है डेल्टा इक्वल टू 0, दूसरा केस है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो अगर तुम्हारा डेल्टा इक्वल टू 0 है, सबसे पहले नॉट 0 का देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 है, देन यूनिक सॉल्यूशन, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x का वैल्यू एक ही होगा, y का वैल्यू भी एक होगा, z का वैल्यू वो एक होगा, जिसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और देखो अगला, जब तुम्हारा डेल्टा 0 हो गया तो इसका 2 केस बनता है। पहला कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट 0, देन नो सॉल्यूशन, देन नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, तुम भी सोचो ना नॉट सॉल्यूशन क्यों है, इसके पीछे का रीजन बताओ। देखो जैसे कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा होता है मेरे भाई। तो अगर देखो डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई एक 0 नहीं है और नीचे में 0 है, ये नन 0, सॉरी ये हम गलती लिख दिया, रुक जाओ, नन 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी इसका वैल्यू कैसे होगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तीनों 0 हो गया तब तुम्हारा 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, 0/0 हो जाएगा, तब उसके लिए चेक करना पड़ता है। ये देखो तब तुम टी का वैल्यू डाल करके चेक करोगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और डजंट अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो इनकंसिस्टेंट हो गया। और देखो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि है ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको भी तुम लोग ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन, बहुत लोग इसके नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी चीज़ है। देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। अपना जो मुजबानी वाला होता है, जो समझने वाला चीज़, पहले किताबी वाला ज्ञान ले लेते हैं। इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ ऑल द वैल्यूज एज्यूम 0, यानी कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 ब्रो। ठीक है, देन सच अ सॉल्यूशन सेट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदरवाइज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल। मेरे भाई इसको याद कर लो मेरे भाई, क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विच हैज ऑलवेज
पोजेज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन 0,0, ये भी सही बात है। अगला चलो, इफ द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पोजेज नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन डेल्टा इक्वल्स टू 0 इन सच। देखो मैंने पूरा इसको एक बार तुम पढ़ लेना अलग से PDF को, ठीक है। तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स का पूरा कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, समझ गया। इससे ज़्यादा कुछ थ्योरी है ही नहीं। देखो दोस्तों, मैंने जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए मैंने हो सकता है कुछ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, मैंने जल्दी से ख़त्म करना था इसलिए ऐसा किया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं है, कमेंट करके हमको बता दीजिए, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर तुम और इस तरह का वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर दो।